ऑर्डर वन का मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ, फिर ऑर्डर टू समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। ऑर्डर वन में सिंपल ये बताता है कि जी प्लेंटिव कौन है, डिफेंडेंट कौन होगा, प्लेंटिव कौन होगा। जो पर्सन आपका क्लेम, जिसका कोई क्लेम होता है, कोई राइट होता है, वो प्लेंटिव होता है। और जिसके अगेंस्ट आप क्लेम या कोई राइट लेके आते हैं वो डिफेंडेंट है। आगे कहता है, ये जैसे दो है, ऑर्डर वन रूल टू, वो कहता है कि जी ये जो आपका प्लेंटिफ है, अगर चार पांच प्लेंटिफ हैं, ठीक है, तो सारे मिलके भी दावा दायर कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, या दो तीन मिलके, मतलब इसमें एक वर्ड इस्तेमाल करता है कि वो आपका जॉइंटली अल्टरनेटिव, सपोज के पांच हैं, तीन एक साइड मिल के कर लें और दो एक मिल के कर लें। ठीक हो गया। इसी तरह बाकी हमने इनमें जो मेन पढ़ा था, वो आपका एक ऑर्डर वन एट है, वन एट है, ऑर्डर वन रूल एट है कि जी रिप्रेजेंटेटिव सूट कर सकते हैं, मतलब आपका पांच पर्सन है, उनका सेम इंटरेस्ट है, ठीक है, तो कोर्ट की परमिशन से कोई एक पर्सन बाकियों के ब्याह पे भी दावा दायर कर सकता है। ठीक हो गया। आ गया जी आपका सेकंड वन, मिस ज्वाइंटर नॉन ज्वाइंटर के आपका किसी को पार्टी नहीं बनाते, ठीक है, जो कि बनना होता है, या जो नहीं बनना होता उसको आप पार्टी बना लेते हैं, ये मिस ज्वाइंटर नॉन ज्वाइंटर है। ठीक है। मिस ज्वाइंटर ये है कि जी एक पार्टी, एक पर्सन पार्टी नहीं बनना था लेकिन आप उसको पार्टी बना देते हैं, वो मिस ज्वाइंटर है। एक नॉन ज्वाइंटर के आप पार्टी जो इसको बनना था उसको आप बनाते ही नहीं है, वो नॉन ज्वाइंटर। आपका वन टाइम एप्लीकेशन है, प्रॉपर्टी को पार्टी ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जिसको गलत बना दिया उसको आप डिलीट कर दें, जिसको नहीं बनाया उसको ऐड कर दें, सेम सूट में आप 110 की एप्लीकेशन देंगे। ठीक है। ये ऑर्डर वन था। ऑर्डर वन तक किसी का किसी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे ऑर्डर टू पढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो ऑर्डर वन तक तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट है आपका जी ऑर्डर टू, फ्रेम ऑफ सूट के दावा। अब आप लिख रहे हैं दावा, पार्टीज बना ली हैं, अब आप दावे का क्लेम बताएंगे कि जी आपका कितनी क्लेम बनता है। आर्डर टू में जो मेन बात है, आर्डर टू का रूल टू है, वो ये बताता है कि जितनी आपका क्लेम बनता है उतनी आपने करना है। सपोज के मैडम नईमा साहबा ने 10 लाख लेना है मैडम शुएब साहब से, ठीक है, तो इन्होंने 10 लाख का ही सूट फाइल करना है। अगर ये 8 लाख का दावा करते हैं, ठीक है, मैडम 8 लाख का दावा करती हैं, तो दोबारा ये आपका जो है वो 2 लाख का दावा नहीं कर सकती। उस पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगा, जो कि 11 सेक्शन 11 सब सेक्शन उसकी एक्सप्लेनेशन 4 में बताता है। ठीक है, कि जी जितनी क्लेम करता है उतनी करना है, अगर कम करते हैं तो दोबारा आप पे वो रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ठीक हो गया। यानी ये मेन चीज यही है। आगे हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं ऑर्डर टू को। ऑर्डर टू कहता है एवरी सूट शेल as far as practicable be framed to afford grounds for final decision upon the subjects in dispute and prevent further litigation concerning them। कहता है कि जी कोई भी सूट आपने फाइल करना है, ठीक है, तो आप उसमें कंप्लीट ग्राउंड्स, जो भी आपकी ग्राउंड्स बनती हैं, वो सारी ग्राउंड्स लेनी है जो कि आपके फाइनल डिसीजन को टच करेंगी। ठीक है, मतलब जितनी आपकी ग्राउंड्स बनती हैं वो सारी ग्राउंड्स आपने उसी सूट में फाइल करनी है। ठीक है, और उससे ये होगा कि जी आपको फिर अलहदा दावा भी नहीं, उसके अलावा कोई अलहदा दावा भी नहीं कर सकते, कि ये चीज़ जो है वो आपकी फर्दर लिटिगेशन को भी प्रिवेंट करती है। ठीक है, वो सिंपली ऑर्डर वन रूल, ऑर्डर टू रूल वन में यही बताता है कि जी आपने जो भी आपके ग्राउंड्स बनती हैं वो आपने उसी सूट में ले लेने हैं।
आगे ऑर्डर टू रूल 2 के एवरी सूट शैल इंक्लूड होल क्लेम। ठीक है कि जी आपका जो सूट है, आपका जितनी भी क्लेम बनता है आपने लाजमी लेना है। आपने 10 लाख बनते हैं 10 लाख लिखने हैं, आपने 50 लाख लेने हैं 50 लाख लिखना है, कि आपका जितनी क्लेम बनता है वो होल क्लेम लेना है, ये कहता है। ठीक है, आपने होल क्लेम ही लेना है। आगे कहता है विच प्लेंटिफ इंटाइटल टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ काज ऑफ एक्शन, कि आपने जब दावा दायर करना है तो उसमें होल क्लेम लेना है जो कि एक प्लेंटिव का, मुद्दई का हक है उस काज ऑफ एक्शन पे। ठीक है, उस काज ऑफ एक्शन पे जितनी उसका हक है वो कंप्लीट उसने लेना है। आगे कहता है सेकंड, बट प्लेंटिव में रिलिंक्विश any portion or claim in order to bring his suit within the jurisdiction of court। ठीक है, विद इन द जुरिस्डिक्शन। अब देखें जुरिस्डिक्शन कैसे है कि आपका जो सिविल जज क्लास 3 है 10 लाख तक सुन सकता है। अगर 11 लाख का आप करेंगे तो फिर वो क्लास 2 में चला जाएगा। अब क्लास 3 को सुनाना चाहते हैं, आपका क्लेम 11 लाख है, क्लास 3 को सुनाना चाहते हैं तो आप 10 लाख का दावा दायर कर देते हैं। ठीक है, 10 लाख का दावा कर देते हैं, लेकिन अब 10 लाख का करेंगे तो बाद में 1 लाख का दोबारा नहीं कर सकते आप। ठीक हो सर गया इसे अगेन डिफाइन कर दें। मैडम? ऑर्डर टू रूल 2 सिर्फ ये कुछ कहता है कि जी आपका जितनी भी क्लेम बनता है आपने दावा कंप्लीट में, वो दावे में कंप्लीट क्लेम लेना है। ठीक है, आपने दावे में कंप्लीट क्लेम लेना है, कम नहीं लिखना। हाँ, ये जी सर। आपकी मर्जी है कि आप अपने दावे को जुरिस्डिक्शन, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर लेके आना चाहते हैं तो आप थोड़ा क्लेम कम भी कर सकते हैं, रिलैंक्विश कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, लेकिन फिर भी आप पे वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगेगा, दोबारा आप दावा नहीं कर सकते उसी क्लेम का। सर यही मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो मतलब जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट है ना, ये थोड़ा सा मुझे डिफाइन कर दें, आप बता रहे थे। जी मैं जुरिस्डिक्शन बता देता हूँ। जिनके माइक ऑन है वो कल ही माइक ऑफ कर दे मैडम। आगे शुएब साहब, ये सिविल जज क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, पेक्युलर जुरिस्डिक्शन? सर जो सिविल जज क्लास थर्ड है उसकी जो है वो 1 मिलियन है, जो हाँ सेकंड क्लास है उसकी 5 मिलियन है, और जो फर्स्ट क्लास है उसकी अनलिमिटेड है। हाँ जी, बस ऐसे ही है। ठीक है, अब ये सिविल जज क्लास 3 है। ठीक है, इसी तरह आपका आ गया, इसी तरह हम देखें 2 को, तो 2 का क्या है, वो 5 मिलियन 50 लाख तक। इसी तरह हम आगे देखें फर्स्ट क्लास को। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्लास कितनी है, वो अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। अब आपका क्लेम है सपोज के 11 लाख का, आपका 11 लाख का क्लेम डेफिनेटली सेकंड क्लास के पास आएगा। ठीक है, वो सेकंड क्लास के पास आएगा, तो वो नहीं, आप अगर कहते हैं कि जी आपने तो कंप्लीट क्लेम लेना है, मतलब 11 लाख का दावा करना है। हाँ, आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप कम भी कर सकते हैं कि आपका वो दावा जो है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ जाए। जी सर ठीक है, क्लियर हो गया, थैंक यू। चले आगे है जी आपका 2, कहता है रिलंक्विश ऑफ एनी क्लेम। कहता है वेयर a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim। ठीक है, या वो भूल जाता है या वो जान के ही माफ कर देता है, नहीं लेता, रिलैंक्विश कर देता है any portion of his claim, he shall not afterward sue in respect of the portion so entitled or relinquished।
ठीक है, कि ओमिट कर देता है तो उसका इंटाइटल्ड होता है, ठीक है, वो दोबारा उसका दावा नहीं कर सकता। रिलैंक्विश कर देता है तो जो जिस रिलैंक्विश कर देता है, माफ कर देता है, छोड़ देता है, उसको दोबारा दावा नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपका आपने एक दफा क्लेम जो आपका बंदा था आपने छोड़ दिया, दोबारा वो क्लेम नहीं कर सकते। ठीक हो गया, वो दोबारा आप क्लेम नहीं कर सकते। आगे है जी आपका थर्ड वन, कहता है ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल लीव, फॉर वन ऑफ सेवरल लीव। कहता है अ पर्सन इंटाइटल टू मोर देन वन रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम काज ऑफ एक्शन। अब काज ऑफ एक्शन आपकी सेम है और उस पे ज्यादा रिलीफ बनते हैं आपके। ठीक है, काज ऑफ एक्शन सेम है और उस पे रिलीफ ज्यादा बनते हैं। कैसे? जैसे अब निकाह हुआ, निकाह शादी हुई, शादी के बाद हस्बैंड मारता है। ठीक है, अब हस्बैंड का मारना क्या है, ये बिनाए दावा है, काज ऑफ एक्शन है। ठीक है, कि जिस पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। अब काज ऑफ एक्शन, ये हस्बैंड मारता है, काज ऑफ एक्शन ये कि जी आपका काज ऑफ एक्शन हो गई। इसी काज ऑफ एक्शन पे आपको एक से ज्यादा रिलीफ मिल सकते हैं। जैसे आपका निकाह हुआ था, आप तलाक ले सकती हैं, आप हक महर का दावा कर सकती हैं, आप समान जायज का दावा कर सकती हैं, आप जो है वो बच्चे अगर हैं तो बच्चों की कस्टडी का दावा कर सकती हैं। तो एक काज ऑफ एक्शन, उस पे आपको एक से ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, तो क्या क्या कहता है कि मे सू फॉर ऑल और एनी ऑफ सच रिलीफ। तो उसी एक काज ऑफ एक्शन पे आप सारे भी दावे कर सकती हैं एक साथ, और उसके अलावा अगर सारे नहीं करते तो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कर सकती हैं। ठीक है, जैसे आप इसका फैमिली कोर्ट एक्ट का सेक्शन आपका 7 है, वो भी ये कहता है कि जी आपने जो क्लेम करना है, सूट करना है, फाइल करना है, उस पे सारे क्लेम एक साथ आपने रिलीफ एक साथ मांगने हैं। ठीक है, अगर आप एक साथ कोई लीव रिलैंक्विश कर देती हैं तो बाद में दोबारा दावा नहीं कर सकती। तो उसके साथ उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कि जी अगर काफ़ी सारी फीमेल्स आती हैं जो वो कहती हैं कि जी हमने समान जायज़ नहीं लेना, हमने हक महर नहीं लेना, सिर्फ हमें तलाक चाहिए, सिर्फ डिवोर्स चाहिए, डेजोलेशन चाहिए बस, और हमने नहीं कुछ कर लेना। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम वो लास्ट में एक पैरा दे देते हैं दैट द प्लेंटिफ हैव रिजर्व हिज राइट टू फाइल द रिमेनिंग रिलीव्स। ठीक है, कि हम कह देते हैं कि वो बाकी अपना हक तहफ़्फ़ुज़ हक महफूज रखती है, बाद में वो दावा कर सकती है। तो उससे ये होता है कि जी बाद में उसको राइट मिल जाता है। ठीक हो गया, तो ये क्या है कि जी एक काज ऑफ एक्शन पे आपको एक से ज्यादा रिलीफ मिल रहा है तो आपने सारे एक साथ में देने हैं। जैसे आपने सपोज के फराज साहब ने 1 एकड़ जमीन खरीदी है इनसे, शुएब साहब से। ठीक है, अब वो 1 एकड़ जमीन खरीदी है, वो एग्रीमेंट टू सेल किया है। अब फराज साहब क्या करते हैं, ये शुएब साहब मुकर जाते हैं, तो फराज साहब क्या करेंगे, फराज साहब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप फरज साहब ने एक तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करना है, स्पेसिफिक में परफॉर्मेंस में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मांग लेंगे, पोजेशन मांग लेंगे अगर नहीं है तो, और उसके अलावा इंजंक्शन भी मांग लेते हैं। ये तीनों रिलीफ एक ही काज ऑफ एक्शन पे ले सकते हैं। अगर उन्होंने दावा दायर किया, पोजेशन मांग लिया, साथ ही उन्होंने जो है पोजेशन के साथ वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग ली, इंजंक्शन नहीं मांगा, तो बाद में सेपरेट इंजंक्शन का अलहदा दावा नहीं कर सकते। ये कहता है 3। ठीक है, कहता है अ पर्सन इंटाइटल्ड टू मोर देन वन लीव इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम cause of action may sue for all or any of such relief, but if he omit except with the leave of court sue for such relief, he shall not afterward so
so far any relief so omitted। कहता है कि जी अगर वो रिलीफ वो ओमिट कर देता है, नहीं लेता, तो दोबारा दावा नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, उसके लिए ये है कि जी कोर्ट अगर इजाजत दे दे तो, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जी हम तलाक का दावा दायर कर देते हैं, बाकी राइट्स हम मतलब इस्मान जायज या हक मार का दावा नहीं करते। ठीक है, तो लेकिन ये है कि वो हम लास्ट में एक ऑप्शन एक पैरा लिख देते हैं, दैट द प्लेंटिफ हैज रिजर्व हैज राइट टू फाइल रिमेनिंग क्लेम्स। तो वो क्या होता है, वो एक किस्म की अप्रूवल होते हैं, लीव होती है कोर्ट की तरफ से। ठीक है, वो क्या होती है, वो कोर्ट की तरफ से इजाजत होती है कि जी हम दोबारा दावा दायर कर सकते हैं। या तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलें, आ गया जी आपका एक्सप्लेनेशन। कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन this rule and obligation are collateral security for the performance or successive claim arising under same obligation shall be deemed respectively to the one cause of respectively to constitute but one cause of action। ठीक है, आप देखते हैं कि जी आपका जो सक्सेसिव क्लेम क्या होते हैं। सक्सेसिव क्लेम, ठीक है, या कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, कि जी आप जहाँ पे आपकी कंटिन्यूअल ऑब्लिगेशन होती हैं, जैसे आप सिक्योरिटी देते हैं, क्या सिक्योरिटी देते हैं आप कि जी एक तो होती है आपकी फिक्स्ड, कि जी आपने सिक्योरिटी दे दी कि मैडम नईमा साहबा कहती हैं ये शुएब साहब को जो है 5 लाख 5 लाख का कोई स्टॉक दे दें, अगर इसने नहीं दिया तो मैं दे दूंगी। ये क्या है, ये आपकी फिक्स सिक्योरिटी है। अब आगे जो कंटिन्यूअल सिक्योरिटी क्या है, कि जी ये मैडम नईमा साहबा कहती हैं दुकानदार को कि जी आप शुएब साहब को 1 महीना स्टॉक देते रहें, 1 महीने तक वो जितनी भी ले लेगा मैं उसकी पेमेंट करूंगी। ये कंटिन्यूअल सिक्योरिटी है। या फिर ये कह देंगे जी आपने ये स्टॉक उठाता रहेगा, 10 लाख तक मैं इनकी रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, 10 लाख तक जितनी भी ये स्टॉक लेंगे, 10 लाख तक मैं अगर दूंगी, तो वो 10 लाख तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जितनी भी सक्सेसिव क्लेम होंगे, वो क्या समझे जाएंगे, वो सिर्फ एक काज ऑफ एक्शन समझी जाएगी। यानी कि वो 10 सालों मतलब 10 लाख तक वो 10 ट्रांजैक्शन करें, तो वो कहेंगे जी वो सेपरेट काज ऑफ एक्शन है, नहीं, वो सारी एक काज ऑफ एक्शन होगी। ठीक हो गया जी। ये इलस्ट्रेशन से भी आपको सही समझ आ जाएगा। कहता है ए लेट हाउस टू बी एट अर्ली लेंट 12,000, दी रेंट फॉर होल ऑफ द ईयर्स 95 96 एंड 97 ड्यू अनपेड एसयू 98 फॉर 1908 ओनली फॉर द रेंट ड्यू फॉर 6 ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू फॉर द 1905 और 8 7। देखें क्या कहता है कि जी उसका जो एक काज ऑफ एक्शन थी कि जी उसने किराए पे मकान दिया था 1200 रुपये किराए का। ठीक है, और उसका जो क्लेम था टोटल क्लेम 1905 का भी था, 6 का भी था, 7 का भी था। उसने दावा दायर किया 1908 में, और सिर्फ उसने क्लेम मांगा 1906 का। मतलब उसका 5 का क्लेम बनता था, नहीं लिया, 7 का बनता था, नहीं लिया, तो फिर बाद में दोबारा वो 5 और 7 का दावा नहीं कर सकता। ये सिंपली है। ठीक है, जितनी आपका क्लेम बनता है वो आपने ले लेना है, अगर नहीं लेते तो फिर वो बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे जी आपका
third कहता है save as otherwise provided the plaintiff may unite the same suit several cause of actions against same defendant। ठीक है, क्या कहता है कि plaintiff may unite in the same cause same suit several cause of actions against same defendant or same defendant jointly or defendant any of the plaintiff having cause of action in which they are jointly interested against the same defendant or same defendants jointly may unite such cause of action in same suit। ठीक है, कहता है कहता है a plaintiff may unite in same suit several cause of action। अब एक ही दावे में आप डिफरेंट cause of actions भी ले सकते हैं। ठीक है, अगेंस्ट द सेम defendant or same defendant jointly any plaintiff having cause of action in which they jointly interested against the same defendant or same defendant jointly may unite the same cause of action in same suit। अब देखें आप ये भी कह सकते हैं कि जी देखें कि जी फर्स्ट आप जब कोई दावा पढ़ें तो वो बताते हैं कि जी मेरी फर्स्ट काज ऑफ एक्शन अरोज हुई थी फलां डेट को, फर्स्ट सेकंड हुई थी फलां डेट को, थर्ड हुई थी फलां डेट को। ठीक है, तो ये डिफरेंट काज ऑफ एक्शन आप बताते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उसमें हम बताते हैं कि जी डिफरेंट काज ऑफ एक्शन, पहली काज ऑफ एक्शन हुई जब हमारे दावा ये देखें कि जी दैट द फर्स्टली काज ऑफ एक्शन फर्स्टली अरोज इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ and against defendant when forged document certificate was prepared। एक ये का फर्स्ट काज ऑफ एक्शन कब अरोज हुई जब फोर्ज डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ था, ये हमने दावादार किया कैंसलेशन का। सेकेंडली टाइम टू टाइम एंड थर्डली ए वीक अगो, लास्टली आर 2 days अगो। ये डिफरेंट काज ऑफ एक्शन जब वो फ्लैटली रिफ्यूज कर देता है, जब वो फ्लैटली रिफ्यूज कर देता है। इस तरह मैं आपको और दिखाऊं, जैसे ये है वापडा के खिलाफ है। ये देखें, कहता है दी फर्स्टली काज ऑफ एक्शन फर्स्टली अरोज इन अक्टूबर 2017। ठीक है, सेकेंडली इन नवंबर 2017 एंड एट द टाइम रिसीविंग बिल एंड थर्डली 2 days अगो। तो ये आपकी जो काज ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट टाइम हो सकती है, वो आपने मेंशन करनी है और वो डिफरेंट काज ऑफ एक्शन आप सेम सूट में फाइल कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे वन कहता है व्हेन द काज ऑफ एक्शन इज यूनाइटेड the jurisdiction of court as regard to suit shall depend on the count amount or value aggregate subject matter at the date of constitution। कि जी आपका वो देखेंगे जी आपकी जो काज ऑफ एक्शन से जो क्लेम बन रहा है या अमाउंट बन रही है सब्जेक्ट मैटर की, वो देखेगी जी क्या वो आपका सूट विद इन जुरिस्डिक्शन फॉल आता है या नहीं आता, में जुरिस्डिक्शन में उसमें आता है या नहीं आता। जैसे आपकी डिफरेंट काज ऑफ एक्शन है, ठीक है, कि तो आपका डिस्टिंक्ट काज ऑफ एक्शन इसको कहते हैं, तो उसमें आपने देखना है कि जी क्या वो आपका उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं आता। जैसे अगर फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास का देखे जाएगा क्योंकि जी काज ऑफ एक्शन का जो क्लेम है क्या वो फर्स्ट क्लास के पास जाएगा, थर्ड क्लास के पास जाएगा या फोर्थ सीनियर सिविल जज के पास जाना जाएगा, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास। अब हम जब भी दावा दायर करने जाते हैं तो वो डायरी ब्रांच में जो बैठे होते हैं वो सबसे पहले हमारी प्रेयर पढ़ते हैं, प्रेयर में देखते हैं या टाइटल देखते हैं कि जी कितनी आपका क्लेम कितनी है या जी कितनी मालियत का दावा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा दावा वो आगे रेफर करते हैं।
आगे कहता है जी नॉट ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कहता है नो cause of action shall unless with the leave of court be joined with the suit for recovery of immovable property except। कहता है कि जी आपने जो दावा दायर करना है, ठीक है, दावा जो दायर करना है वो आपका प्रॉपर्टी के मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का, जैसे जमीन की पोजेशन की वापसी का आप दावा करते हैं, ठीक है, तो उसमें सिर्फ ये क्लेम साथ लगा सकते हैं, उसके अलावा कोई क्लेम साथ नहीं लगा सकते। अगर और कोई क्लेम लगाएंगे तो कोर्ट की इजाजत के साथ लगाएंगे। हाँ, ये 7 क्लेम लगाते हैं तो वो आप उसको ले कोर्ट को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप जैसे सूट फॉर पोजेशन कर लेते हैं, ठीक है, पीछे हमने सेक्शन 8-9 भी पढ़ा था आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। सूट फॉर पोजेशन फाइल करते हैं, पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जमीन के पोजेशन का आप करते हैं, तो साथ आप उसके मीन प्रॉफिट मांग सकते हैं, एरियाज ऑफ रेंट मांग सकते हैं, ठीक है, ठीक है, वो आप साथ साथ मांग सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं मांग सकते, ठीक है। या आपका कोई उस जमीन के वाले से कोई कंट्रैक्ट हुआ, ब्रीच होती है, तो उस कंट्रैक्ट की ब्रीच पे जो आपको मतलब नुकसान होता है वो भी आप मांग सकते हैं, या कोई और क्लेम जो कि बेस करता है ऑन सेम काज ऑफ उसी काज ऑफ एक्शन पे कोई और क्लेम बनता है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे देखें, बेहतरीन एग्जांपल है कि जी शुएब साहब का 1 एकड़ है, ठीक है, शुएब साहब का 1 एकड़ है, वो गैर कानूनी कब्जे में, मतलब मिल्कियत शुएब साहब की है, कब्जा भी उनके पास होना चाहिए था, कब्जा है फरहत साहब के पास, फरहत साहब कब्जा माफिया है, उनके पास कब्जा है, तो क्या करेंगे, शुएब साहब ने पोजेशन रिकवरी ऑफ पोजेशन का दावा करना है, ठीक हो गया, तो साथ रिकवरी के ये कोर्ट को कह सकते हैं कि जी मुझे मीन प्रॉफिट भी दे, मेरा 1 एकड़ जो है 4 सालों से फरहत साहब के पास है, और फरहत साहब एकड़ से मेरे एकड़ से हर साल 1 लाख रुपए कमाते हैं, इसी तरह 4 लाख मेरा क्लेम बनता है, और 4 लाख पे मैंने मीन प्रॉफिट 4 लाख मीन प्रॉफिट है, तो 4 लाख के बाद वो कहता है कि जी मुझे जो है आपका उस पे इंटरेस्ट भी दे, ठीक है, एक तो रिकवरी ऑफ प्रॉफिट और साथ रिकवरी ऑफ प्रॉफिट भी आप मांगते हैं, इंटरेस्ट भी दे, ठीक है, आप साथ इंटरेस्ट भी दे, तो वो आप साथ मांग सकते हैं, मतलब मीन प्रॉफिट भी साथ मांग सकते हैं और इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं, या कोई एरियस का रेंट वगैरह है तो वो भी आप साथ मांग सकते हैं। आगे कहता है claim for damages for breach of any contract under which property or any part thereof is held. Property or in any part of their any of their part is held. ठीक है, कि जी आप कहता है कि जी आप ने कंट्रैक्ट किया है, उस कंट्रैक्ट की अगर ब्रीच होती है, ठीक है, तो साथ ब्रीच के साथ वो कंट्रैक्ट की ब्रीच के साथ आप डैमेजेस भी मांग सकते हैं। आगे कहता है जी क्लेम विच रिलीफ इज sought बेस्ड ऑन वन काज ऑफ सेम काज ऑफ एक्शन, सेम काज ऑफ एक्शन पे आप मांग सकते हैं, ठीक है, क्या चीज, सेम काज ऑफ एक्शन पे आप मांग सकते हैं, और दूसरी आपका नहीं मानी जाएगी, सेम काज ऑफ एक्शन पे मांग सकते हैं। आगे जी आपका कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस एक्ट shall be deemed to prevent any party to sue for foreclosure or redemption for asking to put into possession of mortgaged property, ठीक है, कहता है हाँ, ऊपर तो कहा गया है कि जी आप सूट पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए आप मीन प्रॉफिट मांग सकते हैं, या इंटरेस्ट मांग सकते हैं, या उस पर कोई डैमेजेस मांग सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कि सारा आपका एक सेम काज ऑफ एक्शन पे होना चाहिए। ये ऊपर कहा गया है, कहता है वो ठीक है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड है तो उस प्रॉपर्टी पे आप सूट फॉर पोजेशन रिडम प्रॉफिट के साथ साथ आप
रिडम्पशन का भी दावा कर सकते हैं और फोरक्लियर का भी दावा कर सकते हैं। रिडम्पशन का भी दावा कर सकते हैं और फोरक्लियर का भी दावा कर सकते हैं। अब ये मुझे कोई बताएगा कि जी रिडम्पशन क्या होती है? मैं पहले एक दफा एक और भी दे दूं आपको, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। सिंपली फोर क्या कहता है कि जी ये रिकवरी ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आपने साथ उस पर मीन प्रॉफिट मांग सकते हैं, रेंट मांग सकते हैं, ठीक है, या उस पर कोई डैमेजेस का कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हुई है तो डैमेजेस का दावा कर सकते हैं, और उस पर और कोई रिलीफ जो कि आपका सेम काज ऑफ एक्शन पे है तो वो भी आप मांग सकते हैं। ठीक है, कोई बताएगा कि जी ये आपका रिडम्पशन का दावा या पोजेशन का दावा, रिडम्पशन का या फोरक्लियर का दावा कौन करता है, कब करता है, क्यों करता है? जब सर कोई प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज से क्लियर करवानी हो बैंक से, तो जी आपने कर्जा सारा हाँ जी अपना शुएब खत्म साहब, कर। आपने तो स्टार्ट से पढ़ा था, आपको मैंने बताया था। जी सर। है कोई बताने वाला? जी सर मैं बता रहा हूँ सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर आपको? देखिए मैं सर आपको आवाज ना आ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, एक तो है जी सूट फॉर फुल क्लियर, सूट फॉर फोर क्लियर, ठीक है, या आप कह लो कि जी आपका नेक्स्ट वो बताता है सूट फॉर रिडम्पशन। अब इसको एग्जांपल के साथ आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है जी आपका सूट फॉर फोर क्लियर या रिडम्पशन, सूट फॉर फोर क्लियर या रिडम्पशन। अब क्या कहते हैं ये सूट फॉर, अब एक दावा होता है आपका जिसको आप कहते हैं सूट फॉर फोर क्लियर। अब एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, ठीक है, सपोज के मैडम नईमा साहबा को 1 एकड़, मैडम नईमा साहबा के पास 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, 1 एकड़ जमीन मैडम नईमा साहब के पास है और इनको पैसे चाहिए, कोई 10 लाख चाहिए, ठीक है, तो फिर ये क्या करेंगी, ये कहेंगी जी शुएब साहब को कि जी आप मुझे 10 लाख दे दें, मेरा 1 एकड़ आप अपने पास रखें, ठीक है, तो 3 साल तक या 4 साल तक मेरे एकड़ से जो भी इनकम आती है वो आप इस्तेमाल करते रहें, वो आप अपने पास रखें, लेकिन यह कि मैं 10 लाख आपको 3 साल तक दे दूंगी तो अपना 1 एकड़ वापस ले लूंगी, ठीक है, 1 एकड़ अपना वापस ले लूंगी। अब ये क्या हुआ इनका, ये कंट्रैक्ट हुआ है, कंट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज, ठीक है, ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेज का कंट्रैक्ट हुआ है, मॉर्गेज, ठीक है, मॉर्गेज हुआ है। अब इसमें जो आपका एक बंदा प्रॉपर्टी देता है, दूसरा लेता है, ठीक है, अब यहाँ पे किसने दिया है, मिस नईमा, नेमा mortgaged his property, sorry, her property, to मिस मिस्टर वकास, मिस्टर शुएब, ठीक है, इन्होंने मिस्टर शुएब को दे दिया है, ठीक है, एक दे दिया, कितने में दे दिया है वो आपका मॉर्गेज फॉर 10 लाख, ठीक है, 10 लाख तक दे दिया है और फॉर 3 years, ठीक है, 3 साल के लिए दे दी है। प्रॉपर्टी कितनी है, वो प्रॉपर्टी है सपोज के प्रॉपर्टी 1 एकड़ लैंड, ठीक है, ये 1 एकड़ लैंड। अब क्या है जी, ये कंट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज हुआ है, अब 1 एकड़ किसके पास आएगा, 1 एकड़ आएगा शुएब साहब के पास, और शुएब साहब के जो 10 लाख हैं वो रहेंगे नईमा साहबा के पास, ठीक है। अब मिस नईमा क्या है यहाँ पे, मिस नईमा है यहाँ पे, कंट्रैक्ट हुआ है मॉर्गेज का और इन्होंने प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी दी है, तो ये है आपकी मोर्टगेजर, मोर्टगेजर,
गेजर, ठीक है। और इसी तरह शुएब साहब को क्या है, यहाँ पे शुएब साहब आपके हैं वो मॉर्गेजी, जिन्होंने प्रॉपर्टी ली है, जिनको प्रॉपर्टी दी गई है, ठीक है, ये मॉर्गेजी है। अब सपोज के एक यहाँ तक आपने आगे समझना है बस, मॉर्गेजी, ठीक है। अब सपोज के 3 साल पूरे हो जाते हैं, ठीक है। 3 साल कब पूरे होते हैं, सपोज एक 2015, ठीक है, 1/1 2018, 2018, ठीक है। अब ये 1/1 2015 से 18 तक है। अब 2001/6 2018, ठीक है, यहाँ तक वो सपोज के मिस नईमा के पास 10 लाख आ जाता है, ये मिस नईमा लेके जाती हैं शुएब साहब को, 10 लाख देती हैं और कहती हैं कि जी मेरी प्रॉपर्टी वापस करो। क्या करो, मेरी प्रॉपर्टी वापस करो, मेरी प्रॉपर्टी वापस करो। शुएब साहब जो है हर साल एक प्रॉपर्टी से 1 लाख कमा रहे हैं, इनकी नीयत खराब हो जाती है, कहते जी मैंने अच्छा देता हूँ, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, देते नहीं है, प्रॉपर्टी इनको नहीं देते। तो ये नीमा साहबा सूट फॉर रिडम्पशन कर सकती हैं कि जी मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दिलवा के दे, ठीक है, हमारा ये एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट खत्म हो गया, मैं पैसे देना चाहती हूँ, वो नहीं देते, तो मेरी रिडम्पशन करवा दें, ये तो करेंगी ये। इसी तरह अगर शुएब साहब जो है वो उनके पास प्रॉपर्टी है 1 एकड़ है, ठीक है, अब ये 3 साल हो गए, नीमा साहबा के पास 10 लाख नहीं हो रहे, नहीं बन रहे, तो फिर ये शुएब साहब चले जाएंगे कोर्ट में, ये करेंगे सूट फॉर फोरक्लेजर। फोरक्लेजर होता है कि जब्तगी, क्या फोरक्लेजर होती है, जब्तगी, कहती है जी, ये कहेंगे कि जी ये मैंने एग्रीमेंट किया था, ठीक है, मिस नीमा के साथ, ठीक है, एग्रीमेंट टू मॉर्गेज, ठीक है। अब वो मुझे पैसे नहीं दे रही, मैं उनसे मांग मांग के थक गया हूँ, 6 महीने ऊपर हो गए, पैसे नहीं दे रही, तो ये जो 1 एकड़ है इसका वो सूट फॉर फोरक्लेजर ये मेरे हक में फेवर करेंगे जी, जितनी देर तक वो पेमेंट नहीं देती मुझे